आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हर लेखक के सबसे गहरे डर को कुरेदती है। क्या हो अगर जिस कहानी को आप लिख रहे हैं वो पलटकर आपको ही लिखने लगे? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। कहानी का शीर्षक है हत्या का निमंत्रण। ये शेन नाम के एक लेखक के बारे में है जो एक डेडलाइन के दबाव में एक मर्डर मिस्ट्री लिखने की कोशिश कर रहा है। पर ये सिर्फ राइटर्स ब्लॉक की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कल्पना और हकीकत के बीच की वो जो धुंधली लकीर होती है, हाँ। उसके मिट जाने की कहानी है। हाँ, और इस कहानी का जो सेटअप है वो ही अपने आप में एक जाल है। शेन को एक कहानी संग्रह के लिए लिखना है और उसके संपादक ने एक बहुत सीधी सी शर्त रखी है। क्या शर्त? कि कहानी एक 22 साल की लड़की के बारे में होनी चाहिए जो अपने अपार्टमेंट में मृत पाई जाती है। बस इतनी सी शर्त? हाँ, और ये शर्त जो सुनने में तो बस एक एक धागे जैसी लगती है जो संग्रह को जोड़ेगी, वो असल में शेन के लिए एक पिंजरा बन जाती है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये एक लाइन का आइडिया उस लेखक को एक ऐसे रास्ते पर धकेलता है जहां हर सोचा हुआ शब्द उसे उसकी अपनी ही तबाही के और करीब ले जाता है। तो चलिए शेन के दिमाग के अंदर चलते हैं। कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस के एक उमस भरे अपार्टमेंट में। बिल्कुल, और वो जो सीन है ना, उमस भरा अपार्टमेंट, खाली स्क्रीन, वो माहौल ही इतना घुटन भरा है। हाँ, और उसी घुटन में वो बैठा है। बिल्कुल। और सामने खाली स्क्रीन उसे घूर रही है। डेडलाइन नजदीक है और उसके पास एक भी अच्छा आइडिया नहीं है। उसका पहला विचार तो बहुत ही घिसा पिटा। एग्जैक्टली। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लड़की मना कर देती है, वो बदला लेने के लिए उसके अपार्टमेंट में घुसता है और उसे वहां पहले से मरा हुआ पाता है। मतलब ये तो हजारों बार देखा सुना जा चुका है। शेन खुद ही इस आइडिया को खारिज कर देता है। सही बात है। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये राइटर्स ब्लॉक विचारों की कमी नहीं है, बल्कि एक मौलिक, एक ओरिजिनल विचार की कमी है। शेन कुछ ऐसा लिखना चाहता है जो चौंका दे। और यहीं पर कहानी एक कहानी के अंदर कहानी का रूप ले लेती है। बिल्कुल, वो हमें अपनी कहानी बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखा रहा है। हाँ, अपने वो रफ ड्राफ्ट्स दिखा रहा है जो पाठक कभी नहीं देखते। मतलब ये कि हर अच्छी कहानी के पीछे 10 बुरी कहानियों का कब्रिस्तान होता है। क्या बात है। हाँ बिल्कुल। और उसकी अगली कोशिश तो और भी अजीब है। वो खिड़की वाला सीन। हाँ, वो अपने अपार्टमेंट के सामने वाली वीरान बिल्डिंग की खिड़की में एक खूबसूरत नग्न औरत को मोमबत्तियों की रोशनी में देखता है जो उसे बुला रही है। ये बहुत टिपिकल मिस्ट्री वुमेन वाला आइडिया है। हाँ, लेकिन वो इसे एक और परत देता है, एक और ट्विस्ट। क्या? जब उसका किरदार उस औरत के पास जाता है तो पता चलता है कि उसने किसी और के चेहरे का मुखौटा पहन रखा है। ओहो, ये तो साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स जैसा कुछ हो गया। बिल्कुल। और शेन को भी यही एहसास होता है कि ये नकल जैसा लगेगा और मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो इसे भी छोड़ देता है। तो ये उसकी छटपटाहट को दिखाता है। वो कुछ डरावना लिखना चाहता है, पर मौलिक न होने का डर भी उसे खाए जा रहा है। यही तो एक लेखक की सबसे बड़ी कश्मकश है। तो शेन अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन तभी बाहर की दुनिया दस्तक देती है, या यूं कहें कि दीवार के पार से शोर मचाना शुरू कर देती है। हाँ, उसके बगल वाले अपार्टमेंट से, जिसे वो 1 महीने से खाली समझ रहा था, अचानक बहुत तेज संगीत बजने लगता है। और ये शोर सिर्फ एक रुकावट नहीं है, ये कहानी का एक नया किरदार बन जाता है। कमाल का तरीका है कहानी को आगे बढ़ाने का। हाँ, ये बाहरी शोर, ये संगीत एक तरह से शेन की अंदरूनी उथल-पुथल को ही बाहर की दुनिया में दिखा रहा है। मतलब उसकी बाहरी दुनिया भी उतनी ही अस्त-व्यस्त हो रही है जितनी उसकी काल्पनिक कहानियां। एग्जैक्टली। वो गुस्से में दीवार पर हाथ मारता है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है, भाड़ में जाओ, या कुछ ऐसा ही। तो अब उसकी झुंझलाहट को एक चेहरा मिल गया है, भले ही अनजाना। बिल्कुल। और इस झुंझलाहट के बीच भी उसका लेखक वाला दिमाग काम करना बंद नहीं करता। गर्मी से परेशान होकर वो नहाने जाता है और उसे तुरंत साइको फिल्म वाला आइडिया आता है, शावर में एक लड़की की हत्या। हाँ, लेकिन वो इस आइडिया को भी एक नया और ज्यादा हिंसक मोड़ देता है ना। हाँ, और यहीं से उसके विचार और ज्यादा डार्क होने लगते हैं। वो सोचता है, क्या हो अगर मारी गई लड़की एक अच्छी इंसान ना हो। अच्छा। मान लीजिए उसका पति व्हीलचेयर पर है और वो उसे लगातार ताने मारती है, उसका मजाक उड़ाती है। एक दिन जब वो नहाकर निकलती है तो पति उसकी आंख में एक डांट फेंक कर मारता है और वो सीधा उसके दिमाग में घुस जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही खौफनाक इमेज है। और ये दिखाता है कि उसके पड़ोसी के लिए जो गुस्सा उसके अंदर पनप रहा है वो अब उसकी कहानियों में निकल रहा है। पर कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं। पति अपने दोस्त को लाश ठिकाने लगाने के लिए बुलाता है, लेकिन जब वे लाश को गली में ले जाते हैं
तो वो गायब हो जाती है। और फिर आता है सबसे अजीब हिस्सा। बताइए। गली में बैठे कुछ बेघर लोग उनकी तरफ देखकर कहते हैं, हमें एक और चाहिए। क्या मतलब? जैसे कि वो नरभक्षी हो और उन्होंने लाश को खा लिया। हाँ, तो अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये विचार दिखाते हैं कि डेडलाइन और बाहरी शोर के दबाव में शेन की सोच कितनी अंधकारमय होती जा रही है। उसकी कहानियां अब सिर्फ कल्पना नहीं है, नहीं, वे उसकी असल जिंदगी की हताशा और गुस्से का आईना बन गई हैं। आखिरकार शेन से बर्दाश्त नहीं होता, वो फैसला करता है कि वो अपनी पड़ोसी का दरवाजा खटखटाएगा। और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दरवाजा एक बहुत ही आकर्षक महिला खोलती है, नाम है फ्रांसीन। और फिर होता है वो खुलासा जो कहानी को कल्पना की दुनिया से निकालकर हकीकत में पटक देता है। क्या? फ्रांसिन उसे बताती है कि वो ठीक 22 साल की है। ठीक 22 साल की, वही उम्र जो शेन की कहानी के किरदार के लिए जरूरी थी। और इतना ही नहीं, आज उसका जन्मदिन है और वो अपार्टमेंट में अकेली है। रुकिए, ये कैसे हो सकता है? ये तो इतना बड़ा संयोग है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। जिस कहानी को लिखने के लिए वो संघर्ष कर रहा था, उसका मुख्य किरदार अचानक उसके दरवाजे पर खड़ा है। एक 22 साल की लड़की अपार्टमेंट में अकेली। तो सवाल ये है कि क्या फ्रांसिन सिर्फ एक पड़ोसी है या वो उसकी कहानी की प्रेरणा का एक जीता जागता खतरनाक रूप है? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है जैसे उसकी कल्पना ने एक भौतिक रूप ले लिया है जिसे वो अब कंट्रोल नहीं कर सकता। वो झिझकते हुए अंदर जाता है। और अंदर का माहौल भी अजीब है। फ्रांसिन पहले तो बहुत दोस्ताना लगती है, लेकिन फिर अचानक उसका व्यवहार बहुत अजीब और आक्रामक हो जाता है। हाँ, वो शेन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, उसे छूने लगती है। और वो कहती है, तुम्हें मैं आकर्षक लगती हूँ, है ना? और जब शेन असहज होकर जाने की कोशिश करता है तो वो उस पर झपट पड़ती है। शेन घबराकर उसे खुद से दूर धकेलता है। फ्रांसिन अपना संतुलन खो देती है और उसका सिर पीछे रखी कॉफी टेबल के कोने से टकरा जाता है और वो फर्श पर गिरकर एकदम शांत हो जाती है। उसी पल अपार्टमेंट में बज रहा तेज संगीत भी बंद हो जाता है। चारों तरफ एक भयानक खामोशी छा जाती है। और ये खामोशी उस कान फोड़ू संगीत से भी ज्यादा डरावनी है। हाँ, एक पल पहले तक वो एक हत्या की कहानी का लेखक था और अगले ही पल वो खुद एक असली क्राइम सीन का हिस्सा बन गया है। कल्पना और हकीकत के बीच की वो पतली रेखा अब पूरी तरह से मिट चुकी है। अब वो किरदार नहीं रच रहा, वो खुद एक किरदार बन गया है। बिल्कुल, वो डर अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है, ये सोचकर कि वो वहां छिप जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक और क्रूर मजाक करती है। उसका दरवाजा लॉक हो जाता है। हाँ, उसने जल्दबाजी में दरवाजा बाहर से बंद कर लिया था और अब वो अंदर नहीं जा सकता। तो वो गलियारे में फंस गया। हाँ, अपनी पड़ोसी की लाश या बेहोश शरीर और अपने बंद दरवाजे के बीच। उसकी घबराहट चरम पर है। उसे नहीं पता कि फ्रांसिन जिंदा है या मर गई। वो सबूत मिटाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कोई सबूत है ही नहीं, ये तो एक दुर्घटना थी। फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती, उसे जानना है कि अंदर क्या हुआ। तो वो घबराहट में फिर से दीवार पर हाथ मारकर फ्रांसिन को पुकारता है। फ्रांसिन, क्या तुम ठीक हो? मुझे अफसोस है। शायद वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो जिंदा भी है। और तभी दीवार के पार से एक गोली चलती है। वो गोली दीवार में एक छोटा सा छेद करती हुई सीधे शेन के सीने में लगती है। और यहाँ एक झटके में कहानी की सारी उलझी हुई परतें खुल जाती हैं। ये कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा ट्विस्ट है। शेन गिरते हुए अपने अपार्टमेंट के अंदर झांकता है, जहां से दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था। उसे अपना कंप्यूटर स्क्रीन दिखता है जिस पर उसकी कहानी की आखिरी लाइन लिखी है। हाँ, जिसे उसने कुछ देर पहले ही टाइप किया था। एक 22 वर्षीय महिला अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। लेकिन अब इस लाइन का मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल। ये अंत बहुत उलझाने वाला है। क्या लगता है, फ्रांसिन ने जानबूझकर उसे गोली मारी या ये सिर्फ एक और हादसा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। एक नजरिए से देखें तो फ्रांसिन होश में आई होगी, उसने शेन की आवाज को एक और हमला समझा होगा और घबराहट में गोली चला दी होगी। एक दुखद आकस्मिक अंत। हाँ, लेकिन एक दूसरा और ज्यादा दिलचस्प नजरिया भी है। वो क्या? क्या हो अगर कहानी खुद एक जीवित शक्ति बन गई हो? कहानी को अपना अंत चाहिए था। एक 22 वर्षीय महिला अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। हाँ, लेकिन कहानी ने अपने अंतिम ट्विस्ट में शिकार बदल दिया। मतलब? कहानी का रचयिता ही कहानी का शिकार बन गया। एग्जैक्टली। वो वाक्य जो उसने किसी और के लिए लिखा था, अब एक भविष्यवाणी की तरह लग रहा है जो खुद उस पर पूरी हो गई। तो हत्या का निमंत्रण शीर्षक उसकी कहानी के किरदार के लिए नहीं था, बल्कि अनजाने में खुद उसके लिए था। उसने अपनी पड़ोसी को कहानी का हिस्सा बनने के लिए नहीं,
बल्कि अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया था। जिस अंत को वो अपनी कहानी के लिए इतनी शिद्दत से तलाश रहा था, वो अंत उसे अपनी जिंदगी में मिल गया। कहानी ने अपना अंत ढूंढ लिया, लेखक की कीमत पर। वो अपने ही लिखे हुए जाल में फंस गया। आखिरी दृश्य बहुत गहरा है शीन, अपनी मौत के साथ अपनी अधूरी कहानी को पूरा होते हुए देखता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक लेखक के दिमाग की यात्रा की जो एक काल्पनिक हत्या की कहानी लिखने के लिए संघर्ष कर रहा था, और इस प्रक्रिया में वो अनजाने में खुद उसी कहानी का हिस्सा बन गया और मारा गया। ये इस बात की एक डरावनी याद दिलाता है कि कला और जीवन कैसे एक दूसरे में खतरनाक रूप से समा सकते हैं। ये कहानी हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि रचनात्मक प्रेरणा आखिर आती कहाँ से है। हम सोचते हैं कि हम कहानियां बनाते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, पर यह कहानी पूछती है क्या वाकई ऐसा है? या फिर कहानियां हवा में तैरते हुए विचार हैं जो बस एक माध्यम ढूंढ रही हैं? बिल्कुल। और जब हम कोई डरावनी या हिंसक चीज बनाते हैं तो उस रचना की कितनी अंधेरी छाप हम पर वापस पड़ती है। शेन ने एक हत्या को आमंत्रित किया, ये सोचकर कि ये उसकी कल्पना में होगी, लेकिन कहानी ने उस निमंत्रण को हकीकत में स्वीकार कर लिया। हाँ, यह इस विचार को मजबूत करता है कि शायद कुछ कहानियां लिखे जाने के लिए इतनी बेताब होती हैं कि वे किसी भी कीमत पर अपना अंत हासिल कर लेती हैं, चाहे वो लेखक की जान ही क्यों न हो।